नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के साप्ताहिक करंट अफेयर्स की सीरीज के तहत 11 मार्च 2024 से 18 मार्च 2024 तक के कुछ महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे। और हमारे इस अध्ययन का मानक यूपीएससी सिविल सेवा के परीक्षा के अनुरूप होगा। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन विषयों को शामिल करने वाले हैं या किन किन खबरों को शामिल करने वाले हैं। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम जो सप्ताह की अत्यंत महत्वपूर्ण खबरें रही हैं उनमें से 4 को शामिल कर रहे हैं। और वो 4 खबरें कौन कौन सी हैं? तो एक खबर रहेगा मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 से। आपको पता है कि अभी यूएनडीपी द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ जो लैंगिक असमानता सूचकांक है उसको भी जारी किया गया है। तो उस रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि मानव विकास सूचकांक क्या है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति अभी क्या रही है। जो नवीनतम रिपोर्ट आई है इसमें भारत की स्थिति क्या रही है। उसके बाद हम दूसरा खबर लेंगे, भारत ईएफटीए का मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। तो हम देखेंगे कि भारत और ईएफटीए के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है ये क्या है, इससे भारत को क्या लाभ होगा, ऐसे समग्र बिंदुओं को हम कवर करेंगे। उसके बाद तीसरी खबर हमारी रहेगी, आपको पता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो था उसको अभी पेटीएम पेमेंट बैंक को बैंकिंग के दर्जा से हटा दिया गया है। भुगतान बैंक का दर्जा उससे ले लिया गया है आरबीआई द्वारा, जिसके कारण उसको अभी थर्ड पार्टी लाइसेंस का दर्जा मिला है, जिससे कि वो अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म को आसानी से चलाता रहे। तो पेटीएम को अभी थर्ड पार्टी लाइसेंस ऐप का दर्जा मिला है। तो हम देखेंगे कि ये थर्ड पार्टी लाइसेंसिंग ऐप क्या होता है, एनपीसीआई इसको देती है। तो ये सारी बातें हम देखेंगे। और उसके बाद हमारी लास्ट खबर रहेगी थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में। आपको पता है कि अभी फरवरी माह के लिए इन्फ्लेशन का जो दर है उसके बारे में बताया गया है, अर्थात खुदरा मूल्य, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है या खुदरा मूल्य सूचकांक है वो जारी किया गया है। तो हम देखेंगे कि ये क्या है और जो भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु होंगे हमारे एग्जाम के लिए उसको पढ़ेंगे। तो चलिए, आज के लेक्चर में क्या है इसकी रूपरेखा हमने देख लिया है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। देखिए, हमारी जो पहली खबर है वो किससे है? मानव विकास सूचकांक से है, संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक से है। पहले मैंने हिंदी माध्यम के अखबारों का कटिंग यहाँ लगाया है। जो आप देखेंगे ये दैनिक जागरण का है राष्ट्रीय संस्करण, ये जनसत्ता का है, जो इंडियन एक्सप्रेस का ही हिंदी न्यूज़पेपर है, अखबार है। और इसके बाद आप देखेंगे तो ये अंग्रेजी माध्यम के जो अखबार हैं उनमें भी प्रकाशित हुआ है। और ये आप देखेंगे कि जिस रिपोर्ट जो जारी किया गया है यूएनडीपी द्वारा उसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 और उसका नाम रखा गया है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री इमेजिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। तो क्या है हम पूरा देखेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि कहां कहां ये प्रकाशित हुआ था। और अब हम समझते हैं कि मानव विकास सूचकांक क्यों सुर्खियों में रहा है। ये तो आपने न्यूज की कटिंग से देखा। अब उस बात को हम अपने एग्जाम के अनुरूप समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, मानव विकास सूचकांक में आपको बताया, उसके साथ साथ ही जिसको हम एचडीआई बोलते हैं, उसके साथ साथ ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके साथ साथ ही लैंगिक असमानता सूचकांक,
जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स भी जारी किया गया है। तो चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में इसलिए ये रहा है मानव विकास सूचकांक और लैंगिक असमानता सूचकांक, क्योंकि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूएनडीपी क्या है ये भी मैं अभी आपको अगली स्लाइड में समझाऊंगा। थोड़ा सा हमको ऐसी संस्थाओं के बारे में भी नॉलेज रखना जरूरी है, और हम यहाँ पढ़ने का प्रयास जब करते हैं तो थोड़ा समग्रता में पढ़ते हैं कि अगर जैसे यूएनडीपी आ गया तो उसको भी समझ लें। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया जाता है कि आपको खुद से रिसर्च ना करना पड़े। तो यूएनडीपी क्या है मैं बताऊंगा आपको। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक 2023-24 नामक रिपोर्ट जारी किया गया है, और रिपोर्ट का शीर्षक क्या है वो भी हम देखेंगे, और मैंने आपको बताया भी था। इसके साथ ही लैंगिक असमानता सूचकांक भी जारी किया गया है। और ये दोनों चीजें कहाँ जारी की गई हैं? तो जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को मैंने अभी आपको दिखाया था, देखिए ये रिपोर्ट है। इसका नाम क्या है यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। इनसे संबंधित आंकड़े, अर्थात इन दोनों से संबंधित आंकड़े संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की रिपोर्ट, हिंदी में रपट भी लिखते हैं, रिपोर्ट ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड में प्रकाशित किया गया है। तो क्यों चर्चा में रहा? एचडीआई और जीआईआई ये हमने देख लिया। अब ये पूरा रिपोर्ट पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी आप जाके यहाँ से भी बहुत कुछ डेटा उठा सकते हैं। बाकी जितनी भी काम की चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हम संस्थान के बारे में ही समझ लेते हैं। मानव विकास सूचकांक क्या है उस सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जो संस्था जारी करती है उसके बारे में हम देख लेते हैं। यूएनडीपी जारी करती है इसको, और यूएनडीपी को अभी हमने देखा क्या है, संयुक्त राष्ट्र, इसका हिंदी नाम हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका हिंदी नाम है। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले समझिए कि ये क्या है। तो ये संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन का एक वैश्विक विकास नेटवर्क है जो बदलाव का समर्थन करता है। जो यथा स्थिति बनी हुई है, आप देखेंगे महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी कम है, महिलाओं का सशक्तिकरण कम है, तो जो यथा स्थिति बनी हुई है उसमें बदलाव का क्या करता है, वो समर्थन करता है। और जीवन को बेहतर बनाने हेतु देशों को ज्ञान, शिक्षा, अनुभव और संसाधनों को क्या करता है, प्रदान कराता है, या फिर शेयर करता है, साझा करता है देशों के साथ। और क्या, तो इसका कार्य विस्तार क्षेत्र कहाँ है? तो गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने हेतु ये 170 देशों व क्षेत्रों में क्या करता है, काम करता है। अब बात आता है कि इसका वित्त पोषण कैसे होता है। इसका वित्त पोषण कैसे होता है? तो इसका वित्त पोषण जो इसके सदस्य देश हैं, ध्यान रखिएगा, जो इसके सदस्य देश हैं वही स्वैच्छिक रूप से, कोई भी पाबंदी नहीं है कि आपको फंड देना ही है, स्वैच्छिक रूप से वित्त प्रदान करते हैं इसको, और उसी से इसका वित्त पोषण होता है। उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि ये इसके कार्य क्षेत्र के 3 मुख्य बिंदु हैं, और वो 3 मुख्य बिंदु क्या है? तो एक तो सतत विकास पर इसको कार्य करना है। सतत विकास क्या, कि हम जो भी संसाधन हैं उन संसाधनों का इस प्रकार दोहन करें कि आने वाली पीढ़ी को भी उसका लाभ मिलता रहे। उसके साथ साथ वो लोकतांत्रिक शासन एवं शांति निर्माण पर काम करती है, और उसके साथ साथ आपदा और जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर भी ये काम करती है। 3 मुख्य क्षेत्र हैं इसके कार्य के। उसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। कौन कौन से वो रिपोर्ट हैं? तो 2 तो अभी आपने देख लिया। तो पहले आप देख लीजिए मानव विकास सूचकांक, जिसको हम शायद अगर शॉर्ट में लिखें तब भी आप आसानी से समझ जाएं अब, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी कई बार देख लिया है। तो एचडीआई एक तो ये जारी करता है क्या, एचडीआई मानव विकास सूचकांक। उसके साथ साथ ये जारी करता है जीआईआई, जिसको हम बोलते हैं जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स अर्थात लिंग असमानता सूचकांक। और उसके साथ साथ इसके द्वारा एक और महत्वपूर्ण सूचकांक जारी किया जाता है
MPI, जिसको हम बोलते हैं वैश्विक 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 अ, वैश्विक मल्टी डायमेंशनल गरीबी सूचकांक। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं वैश्विक बहुआयामी, हिंदी में आप लिख सकते हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वैश्विक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो ये इसके द्वारा प्रकाशित की जाने वाली अर्थात या जारी की जाने वाली महत्वपूर्ण रिपोर्टें हैं। इसको आप जरूर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि विगत वर्षों में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि इस संस्थान के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, या रिपोर्ट दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। अभी हम आगे विगत वर्ष के प्रश्न देखेंगे तो वहां समझ में आएगा। तो जो प्रकाशन करने वाली संस्था है उसके बारे में हमने समझ लिया कि यूएनडीपी क्या है। थोड़ा सा आप और समझ लीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई। अगर आपके दिमाग में स्थापना को लेकर बात चल रही हो तो इसकी स्थापना जिस रूप में आज हम यूएनडीपी को देख रहे हैं उस रूप में इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। हालांकि और भी किसी न किसी तरीके से इसके स्थापना का बीज 1949 से ही बो दिया गया था, लेकिन इसकी वर्तमान जो अभी स्ट्रक्चर है ये 1966 से उद्भव हुआ या इस रूप में आया। तो इतनी बात आप दिमाग में रखिएगा यूएनडीपी के बारे में, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि मानव विकास सूचकांक क्या है, क्योंकि आज इस जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट में हमको मानव विकास सूचकांक और लैंगिक असमानता सूचकांक के बारे में पढ़ना है। तो इसको हम समग्र रूप से थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है। देखिए, सबसे पहले मानव विकास सूचकांक क्या है, तो परिभाषा हम यूएनडीपी के अनुसार देखते हैं। यूएनडीपी के अनुसार एचडीआई अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक क्या है, तो मानव विकास के 3 बुनियादी पहलुओं, 3 आधारभूत पहलुओं, कौन कौन सा, स्वास्थ्य, ज्ञान, कई जगहों पे शिक्षा लिख देते हैं इसको, ज्ञान और जीवन स्तर, इन तीनों जो मानक हैं इन तीनों पहलुओं के आधार पर देश की औसत उपलब्धियों की माप है। तो मानव विकास सूचकांक इन 3 आयामों पर, स्वास्थ्य, ज्ञान और जीवन स्तर पर देशों की, जो भी देश इसमें शामिल होते हैं उन देशों की औसत उपलब्धियों की माप है। तो मानव विकास सूचकांक के बारे में आप दिमाग में रखिएगा। उसके बाद आता है कि जो एचडीआई है इसके आयाम और संकेतक क्या हैं। तो इसके 3 आयाम हैं, आपको दिमाग में रखना है कि इसके 3 आयाम हैं, और ये 3 आयाम कौन कौन से हैं। एक तो है दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन। तो इसको हम मापते कैसे हैं, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन को हम मापते कैसे हैं, तो इसको हम मापते हैं जन्म के समय आयु प्रत्याशा से, या जीवन प्रत्याशा इसी को हम बोलते हैं। अब जन्म के समय आयु प्रत्याशा मतलब क्या है, तो किसी देश के समग्र स्थितियों को देखते हुए अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम ये कोशिश करते हैं जानने का कि ये कितने दिनों तक जी सकता है, तो उसको हम बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा, अब जीवन प्रत्याशा निकाल के उसका हम एक जीवन प्रत्याशा सूचकांक बनाते हैं। अब इसकी गणना को मैं आपको और गणितीय रूप से काफ़ी समझा सकता हूँ, लेकिन वो हमारे आज के एजेंडे का कोई मुद्दा है नहीं, और आपको ज़रूरत भी नहीं है उतनी बातें जानने की, इतने से आपका काम चल जाएगा। तो जन्म के समय आयु प्रत्याशा निकालकर जीवन प्रत्याशा सूचकांक LI निकाल लेते हैं। ऐसे ही ज्ञान और शिक्षा जो दूसरा इसका आयाम है, इसको 2 तरीके से मापा जाता है। कैसे, तो एक तो स्कूलिंग के औसत वर्ष देखा जाता है कि 25 वर्ष या इससे अधिक के उम्र के लोग, ध्यान रखिएगा 25 वर्ष या किसी देश में 25 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के उम्र के लोगों द्वारा अपने जीवन काल में कितने दिनों तक स्कूल में बिताया गया है या स्कूली शिक्षा ली गई है, तो उसको हम बोलते हैं स्कूलिंग के औसत वर्ष। और दूसरा होता है स्कूलिंग के प्रत्याशित वर्ष। स्कूलिंग के प्रत्याशित वर्ष मतलब क्या, कि अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो उस विशेष देश में क्या उम्मीद है कि कितने वर्षों तक वह
स्कूल में बिता पाएगा, कितने वर्षों तक वह स्कूली शिक्षा ले पाएगा। तो उसको हम बोलते हैं स्कूलिंग के प्रत्याशित वर्ष। और इन दोनों के आधार पर एक सूचकांक निकालते हैं, शिक्षा सूचकांक, जिसको ईआई बोल देते हैं। और तीसरा इसका जो आयाम होता है वो होता है जीवन निर्वाह स्तर। और जीवन निर्वाह स्तर को कैसे हम मापते हैं, तो उसको मापने का तरीका होता है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जिसको हम जीएनआई बोलते हैं, प्रति व्यक्ति पर कैपिटा जीएनआई। अब पर कैपिटा जीएनआई भी आपको ध्यान रखना है कि ये पीपीपी में एडजस्टेड होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रय शक्ति समता या परचेजिंग पावर पैरिटी। तो पीपीपी में कैसे आपको कन्वर्ट करना है वो एक अलग मुद्दा है, इकोनॉमी में देखेंगे कभी अन्य समय पे, फिर ये न्यूज में आता है तो, अदरवाइज लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो पीपीपी में होता है और ये 2017 का भी लिया जा रहा है, 2017 से एडजस्ट करके पीपीपी को देखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके आधार पर जीएनआई सूचकांक निकाला जाता है, जिसको आई बोल देते हैं। अब ये तीनों जब हम देखिए, 3 आयाम हो गए, 1 2 3 और 4 संकेतक हो गए। इसको दिखाने वाला संकेतक ये है, इसको दिखाने वाले 2 संकेतक हैं, इसको दिखाने वाला केवल 1 संकेतक है। और इनका अलग अलग सूचकांक निकाल के जब एचडीआई की गणना करनी है तो क्या किया जाता है, तीनों का गुणोत्तर माध्य निकाला जाता है। ध्यान रखिएगा, गुणोत्तर माध्य। अब गुणोत्तर माध्य क्या होता है, थोड़ी टेक्निकल शब्द है तो इसको जरूर देख लीजिए कि गुणोत्तर माध्य क्या है। देखिए, अगर गुणोत्तर माध्य आपको समझना है तो थोड़ा आपको 1 मिनट में इसको ओपन कर लूँ, उसके बाद देखिए गुणोत्तर माध्य अगर हमको देखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लीजिए 3 कोई 1 2 3 3 चीज़ें अगर मैं ले रहा हूँ तो एक तो इसका निकलता है क्या, समांतर माध्य। गणित में सिंपल सी बातें हैं, आप सीसेट भी पढ़ते हैं। तो समांतर माध्य, समांतर माध्य मतलब तीनों को डायरेक्ट ऐसे जोड़ा जाए और जितनी संख्या है उतने से भाग दे दो, तो इसको हम बोलते हैं समांतर माध्य। पहले इसकी गणना समांतर माध्य पे ही की जाती थी, लेकिन अब क्या किया जाता है, इसको गुणोत्तर माध्य के आधार पर गणना की जाती है। गुणोत्तर माध्य, और गुणोत्तर माध्य के आधार पर अगर गणना करनी है तो इसको ज्यामिति माध्य भी कई बार लोग बोलते हैं। तो आप देखेंगे कई जगह किताबों में इसको ज्यामिति माध्य भी कहा जाता है, ज्योमेट्रिक मीन। और ये कैसे निकलता है, तो इसके लिए क्या, क्यूब रूट निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे और जो भी आएगा उस मान को हम बोलेंगे क्या, कि गुणोत्तर माध्य है। अब ये समांतर माध्य का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि गुणोत्तर माध्य का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे रूट 3 लगा रहे हैं। अगर 2 रहता है तो क्या करते हैं, हालांकि इसमें तो 3 है, अगर 2 होता ए और बी तो यहाँ पे स्क्वायर 2 लगता, जो अपने आप साइलेंट रहता है, आप गणित में पढ़े हैं। 4 रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लगाएंगे। तो इस तरीके से इसकी गणना होती है, इसको गुणोत्तर माध्य कहा जाता है। गुणोत्तर माध्य समझ गए हैं, सबको गुणा करना है और उसका जितने रहेंगे उतना यहाँ पे रूट लगा देना है। अब बात आती है कि इसका क्या कर दिया जाएगा, गुणोत्तर माध्य निकाला जाएगा जब तीनों का, इसका एल आई, इसका इसका और इसका, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे मानव विकास सूचकांक। और इसका मान हम देखते हैं कि एचडीआई का मान क्या रहता है, तो एचडीआई का न्यूनतम मान जो रहता है वो 0 रहता है और अधिकतम मान क्या रहता है, 1 रहता है। ध्यान रखना है आपको कि 0 आया मतलब मानव विकास सूचकांक एकदम ही खराब है, सबसे खराब है। और अगर 1 आ गया या 1 के करीब आ गया, 1 आ गया तो हम बोलेंगे सबसे अच्छा है, मतलब इससे अच्छा मानव विकास सूचकांक नहीं हो सकता, सबसे अच्छा मानव विकास सूचकांक है। और 0 से इधर बढ़ेगा तो हम बोलेंगे मानव विकास सूचकांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसके गणना के तरीके हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी गणना के तरीके को यहाँ पर ये मैंने यूएनडीपी के साइट से ही लिया है, यूएनडीपी के साइट से ही लिया है, और इसी का मैं हिंदी रूपांतरण आपको अभी दिखा रहा था जो मैंने बनाया था। इसमें वही बातें की गई हैं तो मैं इसको फिर से पढ़ने वाला नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एचडीआई का जो मूल्य आता है 0 से 1, इस मूल्य के आधार पर जो भी इसमें देश शामिल होते हैं, जिनका जिनका एचडीआई निकालता है यूएनडीपी, उनको 4 वर्गों में बांट के रखा है। और वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं, तो एक है अत्यधिक उच्च एचडीआई वाले देश,
जिनका HDI 0.8 से 1 तक रहेगा या इसके बीच में है तो उसको हम बोलते हैं कि अत्यधिक उच्च HDI है। अगर 0.7 से 0.79 है तो उच्च HDI वाले देश होंगे, और मध्यम वाले क्या होंगे 0.55 से 0.70 तक, और ऐसे ही अल्प वाले जो होंगे 0.55 से जिसका कम है वो अल्प HDI वाले देश हैं। भारत 1990 में जब मानव विकास सूचकांक जारी करना शुरू किया गया था तब अल्प HDI वाले कैटेगरी में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में भारत कहाँ है, इस मध्यम वाले में है। आगे हम देखेंगे। और मानव विकास सूचकांक की जो प्रकाशन शुरू किया गया था 1990 से शुरू किया गया था। दूसरी चीज, इसको शुरू करने के लिए जो अर्थशास्त्रियों का योगदान रहा उसमें मुख्य रूप से एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, और जिनको सबसे ज़्यादा श्रेय दिया जाता है, अदरवाइज तो बहुत से लोग हैं, और दूसरे हमारे भारत के अमर्त्य सेन जी हैं। तो ये दो लोग मुख्य लोग माने जाते हैं जो मानव विकास सूचकांक को निर्मित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। अब बात आती है लिंग आधारित असमानता सूचकांक के बारे में। पहले हम लोग बेसिक बात समझ लें, फिर ट्रेंड देख लेंगे कि क्या ट्रेंड रहा है। तो लिंग आधारित असमानता सूचकांक, जिसको GII बोलते हैं, वर्ष 2010 से इसको जारी किया जाता है इस नाम से। लिंग आधारित असमानता सूचकांक को इसी नाम से वर्ष 2010 से जारी किया जाता है, लेकिन UNDP द्वारा, जारीकर्ता UNDP इसका भी है, और 2010 से पहले भी इसको जारी किया जाता था, लेकिन तब इसको दो रूपों में जारी किया जाता था। एक तो लैंगिक विकास सूचकांक GDI के नाम से, और दूसरा था लैंगिक सशक्तिकरण माप, जिसको GEM बोलते थे, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर के नाम से। तो ये दो जारी किए जाते थे, लेकिन इनमें बहुत सी कमियां थीं। उन कमियों को सुधारने के लिए अंततः इन दोनों को हटाकर क्या लाया गया, लिंग आधारित असमानता सूचकांक, या केवल लिंग असमानता सूचकांक भी आप बोल सकते हैं, जो वर्ष 2010 से जारी किया जा रहा है। अब हम समझते हैं कि जो लिंग असमानता सूचकांक है इसके आयाम और संकेतक क्या हैं। तो इसके आयाम देखिए, एक तो है पुनर्उत्पादक स्वास्थ्य। पुनर्उत्पादक स्वास्थ्य में हम देखेंगे तो किशोर प्रजननता दर। अब किशोर प्रजननता दर क्या है, थोड़ा आपको समझना जरूरी है कि 15 से 19 वर्ष की जो महिलाएं हैं, अगर उनके द्वारा संतान उत्पत्ति होती है, अगर वो बच्चे पैदा करती हैं, तो उस आयु वर्ग की, अर्थात 15 से 19 वर्ष की जो महिलाएं हैं, इनके द्वारा अगर बच्चे पैदा किए जाते हैं तो इन महिलाओं को शामिल किया जाता है किसमें, किशोर प्रजननता दर में। जो बुरा माना जाता है, आपको पता है कि इस एज में अगर कोई महिला बच्चे पैदा करती है तो डेफिनेटली उसके जीवन में बहुत सी मुश्किलें आती हैं। उसके बाद एक है श्रम बाजार भागीदारी। आप भागीदारी यहाँ लिख सकते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो श्रम बाजार भागीदारी में अगर आप देखेंगे कि कितनी महिलाएं किसी देश की जो श्रम बाजार है उसमें भागीदारी कर रही हैं, और उसके साथ अच्छा एक इसका संकेतक और क्या है, मातृ मृत्यु दर, कि कितनी महिलाओं की मृत्यु हो रही है सॉरी, ये देखा जाता है। और ये जो टोटल महिलाएं हैं उनका देखा जाता है कि जीवित बच्चों पर कितनी महिलाओं की मृत्यु हो रही है। उसके बाद आता है सशक्तिकरण, एक इसका आयाम है। सशक्तिकरण के दो संकेतक हैं, देखिए इसके आयाम हो गए 1, 2, 3, और संकेतक हो गए 1, 2, और यहाँ तो एक ही हो गया तो 3, और यहाँ 4, 5, इसके 5 संकेतक हो गए। सशक्तिकरण में क्या क्या आता है, एक शैक्षणिक उपलब्धि 12th के बाद लिखा रहता है, सेकेंडरी के बाद अर्थात 12th के बाद, और दूसरा क्या है, संसद में भागीदारी, संसद में कितनी महिलाओं की भागीदारी है, इसके आधार पर सूचकांक निकाला जाता है, वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक। और इस लैंगिक असमानता सूचकांक का मूल्य 0 से 1 होता है, लेकिन मानव विकास सूचकांक के जस्ट उल्टा इसमें होता है। अगर किसी का मूल्य 0 है, तो हम HDI में देख रहे थे कि 0 है तो बहुत बुरा था, लेकिन इसमें अगर 0 है तो अच्छा है, अर्थात असमानता है ही नहीं, लैंगिक असमानता पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। और अगर 1 है तो सबसे बुरा, अर्थात उस देश में लैंगिक असमानता बहुत ही ज़्यादा है। तो ये
बात हो गई बेसिक की जीआईआई के बारे में, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे ट्रेंड पर चलते हैं। अब देखिए, इस बार जो मानव विकास रिपोर्ट आया है, एचडीआई रिपोर्ट आया है, ध्यान रखिएगा एचडीआई रिपोर्ट का नाम क्या है, 2023-24, एचडीआई रिपोर्ट 2023-24। लेकिन किस वर्ष के आंकड़े इसमें जारी किए गए हैं, 2022 के। तो यह आपको एकदम क्लियर कट दिमाग में रखना है कि रिपोर्ट का नाम है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023-24, लेकिन इसके तहत जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो वर्ष 2022 के हैं। ठीक है, 2022 के आंकड़े जारी करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जो समय लगा है, इसलिए आप देखेंगे जिस वर्ष रिपोर्ट जारी किया जाता है उसी वर्ष के आंकड़े नहीं होते हैं, उसके विगत वर्ष के आंकड़े होते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना है। मानव विकास सूचकांक एचडीआई में सबसे पहले देख लेते हैं रैंकिंग भारत की क्या है। हमको भारत का ही दिमाग में रखना है। तो वर्ष 2022 में भारत की स्थिति क्या है, 193 देशों का मानव विकास सूचकांक जारी किया गया, जिसमें भारत 134वें स्थान पर रहा। और आपको पता है कि एचडीआई का मूल्य 0 से 1 के बीच में होता है, तो भारत के एचडीआई का मूल्य 0.44 है। ध्यान रखिएगा, इसलिए मध्यम मानव विकास समूह में आता है। वर्ष 2021 में क्या हुआ था, तो आपको पता है कि कोविड के बाद भारत की जो एचडीआई है वो क्या हुई है, कम हुई थी। लेकिन अब फिर 2022 में ये क्या हुआ है, बढ़ा है। तो आप देखेंगे 2021 में थोड़ी स्थिति हमारी बिगड़ गई थी, और वो स्थिति क्या बिगड़ी थी, तो 191 देशों में 135वें स्थान पर थे हम। मतलब हमारी रैंकिंग काफ़ी नीचे थी। एक तो 191 देश थे और उसके बाद भी हम 135 पर थे, जबकि इस बार 193 देश हैं और 134 पर हैं हम। एचडीआई मूल्य उस समय क्या था, 0.633, अभी बढ़ा है, देख सकते हैं आप। लेकिन उस समय भी हम मध्यम मानव विकास समूह में ही थे। अभी मैंने जो 4 आपको वर्गीकरण दिखाया था कि 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू मूल्य मिलता है, उस मूल्य के अकॉर्डिंग यूएनडीपी क्या करता है, 4 कैटेगरी में देशों को बांटता है। तो भारत उसमें से मध्यम विकास समूह में आता है। अब थोड़ा जीआईआई का भी देख लेते हैं कि लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की स्थिति क्या रही है। लैंगिक असमानता सूचकांक जीआईआई में भारत की स्थिति वर्ष 2022 में आप देखेंगे तो भारत की स्थिति 193 देशों में 108वें स्थान पर है, और लगातार ये बढ़ी है। जीआईआई का मूल्य रहा है 0.437। ध्यान रखिएगा, यहाँ और यहाँ में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा है और ये कम है। तो ये अच्छा क्यों माना जा रहा है, अभी बताया कि इसमें जितना कम रहेगा, 0 के जितना करीब रहेगा उतना अच्छा माना जाएगा, और 1 के करीब रहेगा तो खराब माना जाएगा। 2021 में आप देखेंगे भारत की स्थिति 191 देशों में 122वें स्थान पर थी, रैंक भी हमारा काफ़ी नीचे था, और जीआईआई मूल्य 0.490 था, अर्थात ज़्यादा था, 1 के करीब था। अब इससे कम हुआ है, वैल्यू कम हुई है, इसलिए ये अच्छा माना जाएगा। तो ये ट्रेंड, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। थोड़े ट्रेंड के बारे में और बात कर लेते हैं, जिससे आपको एनालिसिस करने में आसानी होगी कि क्या स्थिति रही है भारत की। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार एचडीआई में भारत का प्रदर्शन, ये आप देख रहे हैं कट आउट जो यहाँ पे मैंने लगाया है, कटिंग, ये यूएनडीपी के साइट से लेके लगाया है। यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं इधर समझा रहा हूँ। देखिए, जीवन प्रत्याशा 2021 में, हालांकि आपको पता है कि भारत की जीवन प्रत्याशा 2019 में 69 पॉइंट समथिंग थी, लेकिन अभी क्या हो गया है, 2021 में गिर गई थी, अभी थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन अभी भी कितना है, 67.7 वर्ष है। मतलब कोविड के बाद जो हमारी स्थिति थी उस स्थिति पे अभी हम पहुंच नहीं पाए हैं। तो नवीनतम आंकड़े ये है, 2021 का है। उसके बाद शिक्षा जो है, इसमें स्कूलिंग के संभावित वर्ष जो हैं, क्या होता है स्कूलिंग के संभावित वर्ष, अभी समझाया मैं आपको, 12.6 वर्ष है। लेकिन एक्चुअल में जब हम देखते हैं 25 वर्ष की उम्र के बाद कि कितने वर्ष लोगों ने स्कूल में बिताया है, तो वो केवल 6.57 वर्ष ही है। तो ये भी बढ़ा है भारत का, 1990 की तुलना में तो काफ़ी बढ़ा है। एचडीआई अगर आप 1990 में देखेंगे तो 0.434 था, मतलब अल्प एचडीआई वाले देशों में हम थे। लेकिन 2022 में 0.644 हुआ है, मध्यम मानव विकास श्रेणी में हम आ गए हैं। और इस दौरान 48% हमारा वैल्यू क्या हुआ है,
इंक्रीज हुआ है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय में आप देखेंगे तो 2021 में क्या था, $6 था, अमेरिकी डॉलर में इसको दिखाया गया है, तो $6,542 था GNI प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। लेकिन अभी कितना हो गया है, 6,951, मतलब अभी बढ़ा है ये भी। तो इसके तीनों में अगर कभी क्वेश्चन पीटी में पूछ लेता है कि HDI के तीनों आयामों में वर्ष 2022 में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है, तो हाँ हुई है, तीनों में ही वृद्धि हुई, ध्यान रखना है आपको। तो इसके आंकड़े आप दिमाग में जरूर रखिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं हम GII के सूचकांक का जो आंकड़े अभी आए हैं, इसमें क्या है। यहाँ पूरा जो मैंने कटिंग लगाया है UNDP के साइट से लगाया है, क्लियर आपको दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। इसमें मातृ मृत्यु दर जो है 1 लाख जीवित जन्म पर 102.7 है। उसके बाद किशोर जन्म दर अर्थात 15 से 19 वर्ष की महिलाएं जो बच्चे पैदा कर रही हैं, तो 16.3 जन्म होता है 1000 महिलाओं पर। अब 16.3 आपके दिमाग में रहा होगा कि दशमलव में बच्चे कहाँ से पैदा हो जाएंगे, तो आपको पता है कि ये एवरेज औसत होता है। और औसत कैसे होता है थोड़ा समझ सकते हैं इसको आप। देखिए औसत इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ 3 महिलाओं को मैं ऐसे लेता हूँ और 3 महिलाओं में से इसके द्वारा 2 बच्चे पैदा होते हैं, इसके द्वारा मान लीजिए 3 बच्चे पैदा होते हैं और इसके द्वारा 3 बच्चे पैदा होते हैं, 3 नहीं यहाँ पे 2 कर लेते हैं। तो आप अनुपात अगर इनका एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 2/3, तो क्या हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 5 और 2 7, 7/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू दशमलव में आ जाएगी, 2 दशमलव समथिंग आ जाएगी, तो इसलिए वो दशमलव में है। अगर आप देखेंगे फर्टिलिटी रेट वगैरह ऐसी बातें आती हैं तो दशमलव में आती हैं। श्रम बल में भागीदारी अगर भारत में देखेंगे तो बड़ा ही बेकार स्थिति है। अभी महिलाएं 28.3% भागीदारी करती हैं, पुरुष 76% भागीदारी करते हैं, तो महिलाएं पीछे कितनी हैं, 47.9%। ऐसे ही आप देखेंगे संसद में भागीदारी अगर देखा जाए तो महिलाएं 14.6% करती हैं, पुरुष 85.4% करते हैं, तो महिलाएं पीछे हैं 70.7% से। सेकेंडरी शिक्षा की स्थिति देखेंगे तो महिलाएं 41%, पुरुष 58.7%, महिलाएं पीछे हैं 17.7% से। तो यहाँ पर यह स्थिति ठीक नहीं है। महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा भी इस पर जोर देकर न्यूज में बोला गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ट्रेंड का, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब हम विगत वर्ष का एक प्रश्न देखेंगे और एक अभ्यास प्रश्न देंगे आपको, जिसको आप अभी जो मैंने पढ़ाया इसके माध्यम से ही हल कर सकते हैं। तो ये विगत वर्ष का प्रश्न है, देख सकते हैं। पूछा है कि सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है। ध्यान रखिएगा, इसको UNDP जारी नहीं करता है, इसको जारी करने वाली संस्था दूसरी है, और आप कौन सी दूसरी संस्था है आप रिसर्च मारिएगा। उसके बाद अभ्यास प्रश्न मैंने यहाँ पे आपको दिया है, इस अभ्यास प्रश्न को हल करने का प्रयास करिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब दूसरी खबर है कि भारत और EFTA के बीच में व्यापार समझौता हुआ है। तो ये अलग अलग अखबारों में प्रकाशित हुआ, जिसमें से मैंने यहाँ पे आपको देखेंगे तो दैनिक जागरण, बिजनेस स्टैंडर्ड लगाया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये फिर बिजनेस स्टैंडर्ड में ही आया कि EFTA देशों को तरजीही राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया गया है, अर्थात मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया गया है भारत द्वारा। ये चिंता भी व्यक्त की जा रही है उनके द्वारा। ऐसे ही आप देखेंगे तो अंग्रेजी के अखबार में भी इंडिया साइंस ट्रेड एग्रीमेंट विथ EFTA, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डील। ऐसे ही आप देखेंगे तो द हिंदू में भी ये खबर प्रकाशित हुई थी। तो ऐसे बहुत से जगहों पर ये खबर प्रकाशित हुई और कई बार प्रकाशित हुई। मैंने कुछ लगाया यहाँ पे आपको प्रूफ के लिए, और अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि खबर क्या है। भारत और EFTA व्यापार समझौता। तो भारत और EFTA व्यापार समझौता चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत काफ़ी समय से, लगभग 13-14 सालों से, 15 सालों से भारत और EFTA समूह के देशों के बीच समझौता करने का प्रयास किया जा रहा था, असफल हो रहा था। अंततः ये अब सफल हुआ है। तो भारत ने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ
ईएफटीए के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा करने में सफलता हासिल कर ली है। व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता करने में सफलता हासिल की है। सबसे पहले हमको यही जान लेना जरूरी है कि ईएफटीए है क्या। तो ईएफटीए क्या है? ये देखिए 4 देशों का, वर्तमान में इसके 4 सदस्य हैं, लेकिन जब ये बना था तो इसमें 7 सदस्य हुआ करते थे, बट अभी इसमें 4 सदस्य हैं। इसका मैंने यहाँ मैप भी लगाया है, इसको आप देख सकते हैं कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, और इधर मैंने इसको लिखा भी है। तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसे स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा 1960 में स्थापित किया गया था। जब स्थापित हुआ था तो इसमें 7 सदस्य थे: ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। लेकिन वर्तमान में इसके सदस्य कौन कौन हैं? आइसलैंड, लिंकटेस्टीन, कुछ लोग लिंचिस्टीन भी हिंदी में इसको बोलते हैं, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये देश यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन के हिस्सा नहीं है, यह आपको जरूर दिमाग में रखना है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के तहत कुछ जो समझौते हैं, शेंगेन समझौता, कुछ और ऐसे समझौता, उसमें ये लोग समझौता करके रखे हैं, लेकिन ईयू का भाग नहीं है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना और उसको मजबूत करना है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि इन चारों देशों में से जो सबसे बड़ा भारत का भागीदार है वो कौन है? स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं लोग। तो स्विट्जरलैंड इसका भारत का सबसे बड़ा भागीदार है इन चारों देशों में से। और कितना, तो लगभग 90% से अधिक जो ट्रेड होता है इन चारों देशों में से सिर्फ स्विट्जरलैंड के और भारत के बीच में होता है, जबकि 10% का हिस्सा बाकी 3 देश करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे इस समझौते के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता जो टेपा हुआ है, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं। तो इस समझौते में 14 अध्याय हैं और इसमें वस्तुओं के उत्पत्ति के नियम, वस्तुओं के उत्पत्ति का नियम आपको पता है क्या है? ओरिजिन जो रूल होता है, मतलब कि कोई सामान कहाँ बना है। अक्सर देश क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए चीन है, चीन में कोई सामान बना है, ये कोई सामान ए चीन में बना, और ये मान लीजिए इमेजिन कर लेते हैं कि ये है वियतनाम, और वियतनाम क्या करता है, चीन से इसको यहाँ आयात किया और उसके बाद ये क्या कर दिया, भारत को भेज दिया, भारत को यहाँ से भेज दिया। तो भारत उत्पत्ति के नियम के आधार पर उस सामान का आयात करने से क्या कर देगा, मना कर देगा। तो ऐसे ही उत्पत्ति के नियम, व्यापार, बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर, सेवाओं का व्यापार, निवेश प्रोत्साहन और सहयोग, सरकारी खरीद, व्यापारों में तकनीकी जो बाधाएं होती हैं, टैरिफ बढ़ा देना, उसके अलावा स्वच्छता के मुद्दे पर इंपोर्ट कम कर देना या इंपोर्ट नहीं करना, इन सभी सुविधाओं को इसमें शामिल करके समझौता किया गया है। इस समझौते के तहत ईएफटीए अगले 15 साल में, ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि अगले 15 साल में भारत में अनिवार्य रूप से $100 अरब का, अमेरिकी डॉलर का एफडीआई के रूप में निवेश करेगा, एफपीआई के रूप में नहीं। एफडीआई एफपीआई में क्या अंतर है ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ इसी सीरीज में, तो जाके आप देख सकते हैं, उसका मैं लिंक भी इसी लेक्चर में डाल दूंगा। तो एफडीआई के रूप में लाएंगे और शुरू के 10 साल में $50 अरब लाएंगे और बाद के 5 साल में $50 अरब का निवेश करेंगे। ये इससे क्या होगा, लगभग 10 लाख नौकरियों का सृजन होगा। उसके बाद ईएफटीए के बाजारों में भारत के 100% गैर कृषि उत्पादों को प्रवेश दिया जाएगा। कृषि के इतर जो उत्पाद हैं उनको 100% दिया जाएगा, और जो प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद हैं, कृषि उत्पादों का जो प्रसंस्कृत रूप है, कैचअप हो गया, और भी जो प्रसंस्कृत रूप है कृषि के, उनको भी क्या किया जाएगा, प्रशुल्क में रियायत देंगे। उसके बाद टेपा में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित प्रतिबद्धताएं भी ली गई हैं, और इन प्रतिबद्धताओं को डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स के स्तर के समान रखा गया है। आपको पता है कि स्विट्जरलैंड इसमें शामिल है, और स्विट्जरलैंड की कई जो मेडिसिन दवा बनाने वाली कंपनियां हैं वो बार बार भारत को लेकर ये बात बोलती रहती हैं कि आपके जो बौद्धिक संपदा अधिकारों का रक्षा है वो सही से आप नहीं करते हैं। तो इन मुद्दों पर भी समझौता किया गया है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आप दिमाग में रखिएगा और आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है कि ईएफटीए से भारत को, ईएफटीए जो है भारत को क्या सुविधाएं देंगे, मतलब वो 4 देश से भारत को क्या सुविधा मिलेगा। तो क्या सुविधा मिलेगा, ईएफटीए के बाजारों में भारत के 100% गैर कृषि उत्पादों को प्रवेश दिया जाएगा, अभी बताया मैं आपको। साथ ही प्रसंस्कृत उत्पादों को में प्रशुल्क कम कर दी जाएगी, जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है उसको कम किया जाएगा धीरे धीरे। 15 वर्षों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा, और जिससे क्या होगा, और ये क्या होगा, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के तहत नहीं होगा बल्कि एफडीआई के तहत होगा, और इससे लगभग 10 लाख नौकरियां भारत में सृजित होंगी। उसके बाद ईएफटीए देशों में भारतीय कंपनियों की शाखाएं या ऑफिस खोलने की अनुमति एवं भारत के प्रमुख कर्मियों को एफ्टा जो 4 देश हैं उनमें प्रवेश एवं अस्थायी रूप से निवास करने के लिए बेहतर प्रतिबद्धताएं और निश्चितता मिलेगी। तो यहाँ के जो पेशेवर हैं जाके वहाँ काम कर सकते हैं। नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंट के आर्टिके जो अवसंरचना बनाने वाले लोग हैं, पेशेवर लोग और जो पेशेवर सेवाओं में लगे हुए लोग हैं, वो सब लोग जाके वहाँ पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो भारत के लिए ये काफ़ी अच्छा होगा और रोजगार को सृजन करेगा, और इस तरीके से मेक इन इंडिया वगैरह हम देखेंगे, इनको काफ़ी ये बूस्ट करेगा जब ये निवेश आएगा तो। और क्या हम थोड़ा इसमें देखते हैं, तो ईएफटीए को भारत क्या देगा, अर्थात भारत के द्वारा ईएफटीए को क्या सुविधाएं दी जाएंगी। तो भारत द्वारा इन देशों की औद्योगिक वस्तुओं पर, आपको पता है कि स्विट्जरलैंड से जो भी आयात किया जाता है उस टोटल का 90% हम औद्योगिक वस्तुओं का ही आयात करते हैं। तो औद्योगिक वस्तुओं पर आयात शुल्क को कम किया जाएगा, जिसमें फार्मास्यूटिकल, दवाइयाँ, मशीनरी, घड़ियाँ, उर्वरक, रासायनिक उत्पादें, खनिज और मछली इत्यादि सब शामिल हैं। लेकिन भारत एक बहिष्करण सूची भी बनाया है। बहिष्करण सूची मतलब कुछ ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को हटा दिया गया है जो जिन पर मतलब बात ही नहीं हुई, उसके लिए भारत अपने प्रशुल्क को कम नहीं करेगा। वो कौन कौन सी हैं, तो कृषि है, डेयरी है, सोया, कोयला सेक्टर, इन सब पर भारत अपने व्यापार समझौते से दूर रखा, क्योंकि भारत इन पर क्या करेगा, जो टैरिफ है वो कम नहीं करेगा। इसके अलावा जो सोना है, सोना के आयात पर भी भारत क्या करेगा, टैरिफ कम नहीं करेगा। और पीएलआई सेक्टर, आपको पता है कि पीएलआई सेक्टर से जुड़ी जो क्षेत्रक हैं उनके लिए भी भारत ने अपने बाजार को नहीं खोला है। और एक महत्वपूर्ण बात जो है वो क्या है, तो समझौते में वित्तीय सेवा क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, वित्तीय सेवा क्षेत्र में भारत ने एफ्टा को अर्थात ईएफटीए को सबसे तरजीही राष्ट्र के दर्जे के रूप में नहीं दिया है। अब सबसे तरजीही राष्ट्र का दर्जा क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। तो एमएफएन क्या होता है, देखिए, एमएफएन डब्ल्यूटीओ के तहत एक मानक है। डब्ल्यूटीओ के मोस्ट फेवर्ड नेशन, सबसे तरजीही राष्ट्र का दर्जा डब्ल्यूटीओ के तरह समझौते के तहत एक मानक है। इसमें अगर किसी देश को, जैसे मान लीजिए भारत अगर एफ्टा को, ईएफटीए को एमएफएन का दर्जा अगर दे देता, तो फिर क्या करना पड़ता, भारत के जो अन्य साझेदार हैं, रखिएगा, भारत के जो अन्य साझेदार हैं उनको जो भी भारत छूट देगा, ठीक वही छूट क्या करना पड़ेगा, एफ्टा को भी देना पड़ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन का कंसेप्ट, ध्यान रखिएगा। और अब अगर हम बात करें तो भारत ने नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, तो भारत बोल रहा है कि जो हमारा देसी बाजार है इसमें वित्तीय सेवा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की आशंका है, जिससे भारत में क्या होगा, वित्तीय क्षेत्र के जो भारत की जो कंपनियां हैं और भारत की जो स्थिति है क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। और एफ्टा वाले देश आके यहाँ पे क्या कर देंगे, डोमिनेंट अपना पूरी तरीके से अपने आप को यहाँ फैला लेंगे। तो ये चुनौती है, इसलिए एमएफएन का दर्जा नहीं दिया गया है। और ये इसके कारण जो एफ्टा के देश हैं वो काफ़ी थोड़े चिंतित भी हैं और इस कंसर्न को उठाए भी हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस समझौते से भारत को लाभ क्या होगा। डेफिनेटली अब तक आप समझ गए होंगे क्या लाभ होना है। एक तो यह है कि हरित ऊर्जा, वायु ऊर्जा, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, रसायन, इनके साथ उच्च गुणवत्ता वाली मशीनरी के क्षेत्र में ईएफटीए देश भारत में निवेश करेंगे। जब भारत में निवेश करेंगे तो इन क्षेत्रों में काफ़ी जान आएगी। और इसके साथ साथ
हमारा आयात भी इन चीज़ों में क्या होगा, कम होगा। आयात कम होगा तो करेंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा क्या होगा, कम होगा। और भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि ये देश जब शामिल होंगे तो गुणवत्ता हमारे देश की जो बनी वस्तुएं रहेंगी उनका गुणवत्ता अच्छा हो जाएगा। इस समझौते से भारतीय निर्यातकों को यूरोप के लिए बाजार में पहुंच आसान हो जाएगी, क्योंकि इस समझौते के तहत पेशेवर हमारे वहां जा सकते हैं, कंपनियां जा सकती हैं। दोनों एफ्टा और भारत के मिलकर लोग चीज़ों को बना सकते हैं। और आपको पता है कि स्विट्जरलैंड जो है, ये स्विट्जरलैंड क्या है, तो 40% ईयू को सेवाओं का निर्यात करता है। तो इसका फायदा भारत को मिलेगा अगर स्विट्जरलैंड के साथ अगर सेवाओं को बना रहा है तो। उसके बाद क्या होगा, डिजिटल व्यापार, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तथा फार्मा जैसे क्षेत्रों में नवाचार बढ़ेगा। और क्योंकि ईएफटीए के देशों में काफ़ी उच्च क्वालिटी के तकनीक हैं, उन तकनीकों का प्रयोग भारत करेगा। और भारत में भी क्या होगा, वैश्विक स्तर पर इन क्षेत्र में व्यापार, बैंकिंग, डिजिटल, इनमें सब क्या होगा, तो रास्ते खुलेंगे। और उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन के सर्विस सेक्टर में, जो भी बताया मैं आपको, स्विट्जरलैंड की बड़ी हिस्सेदारी है, लगभग 40%। और अब सर्विस सेक्टर से जुड़ी भारतीय कंपनियां स्विट्जरलैंड में अपना आधार बनाकर ईयू के बाजार में घुस सकेंगी। तो ये काफ़ी अच्छा भारत के लिए होगा। अब बात आती है कि क्या लाभ होगा एफ्टा को, इससे इससे एफ्टा को क्या लाभ होगा। देखिए, एफ्टा को इससे क्या लाभ होगा, तो 100 अरब के निवेश से, सॉरी अभी भारत को ही, और देखिए 100 अरब के निवेश से इंजीनियरिंग, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर में प्रगति के साथ दोनों देश एक साथ मिलकर तीसरे देश के बाजार में अपनी पैठ बना सकते हैं। दोनों मिल के निर्माण करेंगे और तीसरे देश में इसको भेज पाएंगे। समझौते में स्विट्जरलैंड में शामिल होने से वहाँ की चॉकलेट यहाँ आती है तो अभी लगभग 30% उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। वहाँ की घड़ी पर, बिस्किट पर, वो भारतीय बाजार में जब ड्यूटी कम करेगा भारत, तो सस्ते हो जाएंगे लोगों के लिए। विनिर्माण, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों में मेक इन इंडिया को क्या होगा, बल मिलेगा। और भारत जो आत्मनिर्भर भारत का नारा लेकर चल रहा है उसमें सहयोग मिलेगा। तो ये भारत को लाभ है, और भारत को लाभ ही समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा समझते हैं कि इसमें क्या चुनौतियां हैं। तो इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में भारत के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, तो व्यापार घाटा। स्विट्जरलैंड के साथ या ईएफटीए के द्वारा अगर हम देखें तो ईएफटीए के और भारत का अगर देखेंगे तो भारत क्या है, घाटे में रहता है, तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है। ईएफटीए को एमएफएन का दर्जा नहीं दिया गया है, इससे वो चिंतित हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हम लोग इसी वित्तीय क्षेत्र में एमएफएन का दर्जा दे चुके हैं। तो फिर इनको नहीं दिए हैं तो थोड़ा इनको बेकार लगा है। सोने पर आयात शुल्क कम नहीं किए हैं, जो कि सोने ज़्यादा आयात, भारत 90% लगभग सोने का आयात करता है। स्विट्जरलैंड जो ईएफटीए देशों में भारत का सबसे बड़ा भागीदार है, उसने 1 जनवरी 2024 से सभी देशों के लिए सभी औद्योगिक वस्तुओं पर आयात शुल्क खत्म करने का फैसला लिया है। तो फिर भारत को वहां घुसने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि और अन्य देशों की गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी है। गैर टैरिफ बाधाएं, स्विट्जरलैंड में गुणवत्ता मानकों और अनुमोदन आवश्यकताओं जैसी गैर टैरिफ बाधाओं की उपस्थिति है, जो भारत के कृषि निर्यात को प्रभावित करेगी, क्योंकि स्वच्छता मानक से लेकर और कई ऐसी चीज़ें वो लगा देते हैं, फाइटोसैनिटरी मतलब पादप स्वच्छता इत्यादि जैसी चीज़ें। कुछ शब्द बोलने में अचानक इंग्लिश में दिक्कत हो जाती है, तो आप शायद आपको भी होती हो। फाइटोसैनिटरी मुद्दे पर भी स्विट्जरलैंड जैसे देश, यूरोपियन यूनियन के देश क्या करते हैं, टैरिफ लगा देते हैं, मतलब बाधा लगा देते हैं, जिसके कारण दिक्कत होती है। और दूसरा आप देखेंगे कि डेयरी, सोया जैसी संवेदनशील कृषि वस्तुओं को बहिष्करण में रखा गया है। इससे भी एक चुनौती है कि ईएफटीए और भारत के बीच में सही कोऑपरेशन न हो सके। तो वे फॉरवर्ड क्या रहे, वे फॉरवर्ड ये रहेगा, आगे का रास्ता ये होना चाहिए कि जो भी विषम मुद्दे इन दोनों के बीच में हैं उनको बैठ के चर्चा होती रहनी चाहिए और इसका समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। अब देखिए, इससे संबंधित अगर प्रश्न हम देखें तो विगत वर्ष 2017 में इससे प्रश्न ऐसा पूछा गया। ऐसे ही आप देखेंगे 2021 में ऐसा प्रश्न पूछा गया, ये भी 17 का ही प्रश्न है, 2017 में ही ये भी प्रश्न पूछा गया। ऐसे ही आप देखेंगे तो 2017 में प्रश्न पूछा गया है, ऐसे ही 2022 या 21 में प्रश्न पूछा गया है। आप देख सकते हैं विगत वर्ष के प्रश्न ही हैं। अब मैंने यहाँ पर मैंने आपको एक अभ्यास प्रश्न दिया है, इस अभ्यास प्रश्न को हल करने का प्रयास करिएगा और
हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले खबर की तरफ। आज की अगली खबर क्या है? तो आपको पता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड जो था उसमें कुछ कमियां थी केवाईसी को लेकर, जिसके कारण आरबीआई ने उस पर क्या कर दिया, उसको बैंक का जो भुगतान पेमेंट पेमेंट बैंक का उसका जो दर्जा था उसको समाप्त कर दिया है। तो फिर पेटीएम पेमेंट बैंक अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए प्रयासरत रहा। आरबीआई ने भी इसको एनपीसीआई को बोला, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, कि आप इसको थर्ड पार्टी लाइसेंस ऐप का दर्जा दे दीजिए। और अंततः उसको थर्ड पार्टी लाइसेंस ऐप टीपीएपी का दर्जा मिल चुका है। तो हम समझेंगे कि टीपीएपी क्या है। तो ये न्यूज में रहा, देखिए आप देख सकते हैं अलग अलग में हिंदी, और ये बिजनेस स्टैंडर्ड का है। इससे पहले आप दैनिक जागरण का देख रहे थे। फिर ये देखिए इंग्लिश में भी आया हुआ है अलग अलग न्यूज़ में, ये मिंट में है, ये आप देखेंगे तो बिजनेस लाइन में है। तो ऐसे अलग अलग न्यूज़ में ये चर्चा में बना रहा। हम समझ लेते हैं कि थर्ड पार्टी लाइसेंस ऐप क्या होता है। तो थर्ड पार्टी लाइसेंस क्या होता है समझिए। चर्चा में क्यों रहा अभी मैंने आपको बता दिया कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई जो क्या है, बैंकों द्वारा इसका स्वामित्व किसके पास है? बैंकों के पास है। आपको पता है कई बैंकों के समूह के पास इसका स्वामित्व है। तो एनपीसीआई ने पेटीएम ब्रांड की प्रवर्तक कंपनी, जो पेरेंट कंपनी उसकी है, 197 कम्युनिकेशन को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई प्रणाली पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर टीपीएपी के तौर पर काम करने की मंजूरी दे दी है, और इसलिए न्यूज में रहा। अब समझेंगे कि टीपीएपी होता क्या है। थोड़ा इस बात को मैं आपको एक ब्लैंक पेज पर समझा लूँ, उसके बाद ज़्यादा क्लियर रहेगा। देखिए थर्ड पार्टी ऐप जो होते हैं वो केवल बैंकिंग में नहीं, अलग अलग क्षेत्र में भी हैं। आप देखेंगे जूम भी क्या है, लोगों को टीच करने के लिए जूम प्लेटफॉर्म देता है, तो हम बोलते हैं कि थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म होते हैं, लेकिन हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ये पेटीएम है। अब ये पेटीएम के पास खुद का पहले बैंक हुआ करता था, तो ये चलाता था। अब क्या है, इसके पास खुद का बैंक नहीं है, तो एनपीसीआई क्या करता है, एनपीसीआई जो यूपीआई का निर्माण किया है और यूपीआई चलाने की अनुमति देता है, ये इसको टीपीएपी का जब दर्जा देगा तो क्या करेगा, इसको बोलेगा कि आप एक काम करिए, आप कोई एक बैंक ढूंढ लीजिए जो बैंक आपको फाइनेंसिंग करेगा। तो अगर एक बैंक ढूंढा जाएगा तो उसको बोलेंगे सिंगल ब्रांड आधारित टीपीएपी। और अगर मान लीजिए जैसे पेटीएम के कंटेक्स्ट में यहाँ पे 3 बैंक हैं, 3 बैंकों को उसने 3 बैंकों को शामिल किया है कि ये 3 बैंक इसको क्या करेंगे, फाइनेंशियल सुविधा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टी मॉडल टीपीएपी हो जाएगा। अब क्या होगा, ये यूपीआई पर ग्राहकों को रजिस्टर करेगा और इनके नियमों का पालन करते हुए जो ट्रांसफ़र है पैसों का, वो एक खाते से दूसरे खाते में करा पाएगा। और उस बीच में इसके और इसके नियमों को इसको पालन करना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी। अर्थात ये क्या कर रहा है, इसके पास खुद का बैंक नहीं है, ये दूसरे बैंकों को का सहारा लेकर अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म को चला रहा है, जिसको हम बोलते हैं टीपीएपी। अब इस बात को हम थोड़ा कैसे लिखेंगे उस हिसाब से समझ लेते हैं। तो देखिए सॉरी इसको हम कैसे समझेंगे एक बार देखिए। तो क्या है, एक तृतीय पक्ष, एक मिनट थोड़ा समय दीजिए, हाँ मैं पेन ले लूँ उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो एक तृतीय पक्ष एप्लीकेशन प्रदाता टीपीएपी एक इकाई या निकाय होता है जो अंतिम उपयोगकर्ता अर्थात ग्राहकों को यूपीआई अनुपालक एप्लीकेशन प्रदान करता है, जो उन्हें यूपीआई आधारित भुगतान लेन देन करने में सक्षम बनाता है। और क्या है, पेन का मैं कलर नॉर्मल रखूं। देखिए एनपीसीआई के अनुसार टीपीएपी सेवा प्रदाता होते हैं जो
पीएसपी क्या होता है अभी यहाँ समझाऊंगा मैं आपको। वही बैंक, जो बैंक उसमें शामिल हो रहे हैं ना, वो पीएसपी हैं। तो पीएसपी बैंक के जरिए यूपीआई में भागीदारी करते हैं। इस समय देश में अमेजॉन पे, फोन पे, गूगल पे सहित 24 टीपीएपी काम कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये पहला टीपीएपी नहीं है फाइनेंस सेक्टर में, 24 अभी काम कर रहे हैं। अब पीएसपी जो शब्द है ये क्या है, तो इसको बोलते हैं भुगतान सेवा प्रदाता। अभी बताया कि भुगतान सेवा प्रदाता करेंगे, फाइनेंसिंग का काम करेंगे वो। तो ये बैंकिंग कंपनियां होती हैं। पहले पेटीएम के पास खुद का बैंक था, अब नहीं है। तो ये बैंकिंग कंपनियां होती हैं जो यूपीआई और व्यवसायों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। और पेटीएम के साथ 3 बैंक शामिल हुए हैं, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक और यस बैंक, 4 शामिल हुए हैं। यस बैंक को ही बाकी सारी चीज़ें क्या करना है, पेटीएम को देना है। अब इनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारी क्या होती है, तो ये यूपीआई में अपनी भागीदारी के संबंध में सभी पीएसपी बैंक और एनपीसीआई की आवश्यकताओं का पालन करते हैं। नहीं करेंगे तो फिर एनपीसीआई उनको टीपीएपी का दर्जा हटा लेगा उनसे। उसके बाद लेन देन एकत्र करने के लिए जो भी डेटा लेंगे ये, उस डेटा को पूरी तरीके से भारत के अंदर ही संग्रहित करेंगे, क्योंकि अमेजोन पे है, गूगल पे है, ये सब तो विदेश की कंपनियां हैं। तो उनको जो भी डेटा लेंगी ग्राहकों से, मान लीजिए मैं चलाता हूँ, अपना आईडी बना लिया मैं गूगल पे पर, तो वो पूरा डेटा भारत में ही उनको स्टोर करना पड़ेगा। और यूपीआई में अपनी भागीदारी के संबंध में सभी पीएसपी बैंक और एनपीसीआई आवश्यकताओं का उनको क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। बाकी और भी कई ऐसी बातें हैं जिनको हमें याद करने की बहुत ज़रूरत है नहीं, तो आप इतनी बातें दिमाग में रखिएगा। अब हम इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इससे संबंधित विगत वर्ष में आप देखिए डिजिटल भुगतान के संदर्भ में प्रश्न आया हुआ है। इसको हल करने का प्रयास करिएगा। वर्ष 2018 में आया है और ये प्रश्न मैंने अभ्यास प्रश्न के तौर पर टीपीएपी पर बनाया है। इसको आप हल करने का प्रयास करिएगा। आंसर या तो आप इसको पॉज करके यहाँ दे सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसका आंसर दे सकते हैं आप। अब आते हैं आज के अंतिम खबर पर। देखते हैं कि आज के इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स में अंतिम खबर क्या है। तो अंतिम खबर है, देखिए ये जनसत्ता में न्यूज आया कि खुदरा महंगाई फरवरी में 4 महीने के निचले स्तर 5.09% पर। अब खुदरा महंगाई दर क्या होता है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आप सुने होंगे, उसी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इसको मापा जाता है। अगला क्या है, फरवरी में थोक महंगाई में कमी। तो यहाँ WPI की भी बात है, मैंने दोनों को शामिल किया है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड है, वो जनसत्ता है। ऐसे देखेंगे तो और भी अंग्रेजी माध्यम से लेकर और भी अलग अलग जगहों पर ये न्यूज में रहा। अब समझते हैं इसको। सबसे पहले खबर के मुख्य बिंदु को समझ लेते हैं। खबर का मुख्य बिंदु क्या है, तो खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी में अल्प रूप से उसमें कमी आई है, जो 4 माह के न्यूनतम स्तर 5.09% पर आ गई है और लगातार 6वें माह ये इष्टतम दर पे रही है। भारत में इष्टतम दर क्या है, तो आपको पता है कि आरबीआई इसको टारगेट करता है और बोलता है कि 2 ± 4% पर इसको रखना है, 4 ± 2% पर आपको पता है, अर्थात कम से कम 2 अधिकतम 6% इसी के बीच में महंगाई रहनी चाहिए। और ये अभी 6 माह से 2 और 6 के बीच में ही है। तो एक न्यूज में ये बात रही है। मासिक आधार पर जो डेटा जारी किया जाता है उसमें देखा गया कि सब्जियां, फल, तेल, वसा, दाल और जो इससे संबंधित उत्पाद हैं उसमें थोड़ी कमी आई है उसके मूल्यों में। लेकिन मासिक आधार पर अनाज और उससे संबंधित उत्पाद जो हैं, मांस, मछली, दूध, इनमें क्या हुआ है, थोड़ा वृद्धि हुई है। तो ये हमको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझना है कि क्यों कम हुआ है, क्यों घटा है, इन सब का फैक्टर उसमें रहा है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति मतलब क्या, तो एक हम बास्केट लेते हैं, वस्तुओं का समूह लेते हैं और इस समूह में वस्तुओं को शामिल कर लेंगे। जैसे मान लीजिए खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ के बाद मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया, विनिर्मित चीज़ें ले लिया। ऐसे अलग अलग चीज़ों को लिया और इनका भार दे दिया गया कि कितना यूज करते हैं इनको हम। खाद्य पदार्थों का कुछ भार दे दिया गया, मान लीजिए 10%, ऐसे इसका कुछ भार दे दिया गया 5%, अलग अलग तरीके से। और इस भार के तहत क्या करेंगे,
अगर इनके मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है, बास्केट में जो वस्तुएं शामिल हैं उनके मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है, तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, मुद्रास्फीति है, या सामान्य भाषा में इसी को हम महंगाई भी बोल देते हैं। तो कुल मिला के वस्तुओं के समूह में, जिसको हम बोलते हैं क्या, कि किसी अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित समयावधि में, एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए, चाहे एक सप्ताह, एक माह, एक वर्ष, तो निश्चित समयावधि में सामान्य मूल्य स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति, लगातार बढ़ना चाहिए। ध्यान ये भी रखना है कि केवल एक, मान लीजिए प्याज का अगर रेट बढ़ रहा है तो इसको हम मुद्रास्फीति नहीं बोलेंगे। वस्तुओं के बास्केट का निरंतर वृद्धि होना चाहिए मूल्य में, न कि किसी एक वस्तु का। लेकिन अभी नए नए कंसेप्ट भी आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देखें कुछ चीज़ों का मूल्य बढ़ा है, कुछ का घटा है, तो इसको स्क्यूफ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्यूफ्लेशन। और स्क्यूफ्लेशन को भारत के आर्थिक समीक्षा 2009-10 में सबसे पहले लाया गया था इस शब्द को। इसका मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में कुछ वस्तुओं के ही मूल्य में वृद्धि हो, कुछ वस्तुओं के ही सामान्य मूल्य स्तर में अगर वृद्धि हो रही है तो हम बोलते हैं उसको स्क्यूफ्लेशन। और भारत में अक्सर ये क्या होता है, सब्जियों के मूल्य में देखने को मिलता है। सब्जियों के मूल्य में अक्सर आप देखेंगे तो स्क्यूफ्लेशन की घटना देखने को मिलती है। प्याज, टमाटर और भी जो ऑयल वगैरह हो गए, इनमें स्क्यूफ्लेशन की घटना देखने को मिलती है। तो ये तो जनरल हो गया कि मुद्रास्फीति क्या है, जो स्टैटिक पार्ट की बात है, आप जानते भी होंगे। अब थोड़ा समझते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक क्या है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है, क्योंकि इन्हीं सूचकांकों के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। और अभी जो प्रकाशन आपको दिख रहा है, प्रकाशित हुआ है, वो भी इन्हीं पर आधारित है। तो थोक मूल्य सूचकांक सबसे पहले क्या है, नाम से ये थोक, तो यह थोक स्तर पर मुद्रास्फीति को मापने वाला सूचकांक है। अर्थात यह भारत में व्यापारियों द्वारा थोक में बेचे गए सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है, और इसमें भी बास्केट में वस्तुएं होंगी। उसके बाद बात आती है कौन जारी करता है। तो इसका प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक विभाग आता है जिसको बोलते हैं DPIIT, और इसके अंतर्गत आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। पहले प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि कौन जारी करता है। अब बात आती है कि कब जारी होता है। तो वर्तमान में इसका प्रकाशन मासिक स्तर पर प्रत्येक माह के 14 तारीख को किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हम 11 मार्च से 18 मार्च तक का ले रहे हैं, मतलब 14 तारीख को इसको प्रकाशित किया गया है। यद्यपि पूर्व में पहले इसको साप्ताहिक स्तर पर भी प्रकाशित किया जाता था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आती है बात आधार वर्ष इसका क्या है। कोई एक गणना करने का पूरा जब आप मैकेनिज्म समझते हैं तो उसमें आधार वर्ष लेना पड़ता है। जीडीपी की गणना भी आप देखे होंगे, जब रियल जीडीपी निकालते हैं तो इसका आधार वर्ष अप्रैल, अभी वर्तमान में क्या है, अप्रैल 2017 से क्या है 2011-12, लेकिन अप्रैल 2017 से पहले इसका आधार वर्ष 2004-5 हुआ करता था। उसके बाद बात है इसमें वस्तुएं कौन कौन सी शामिल हैं और भार क्या है, अर्थात इसकी टोकरी में कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो विनिर्मित वस्तुएं हैं, 564 वस्तुएं हैं इसमें विनिर्मित में। जैसे विनिर्मित खाद्य वस्तुएं हैं, चीनी है, विनिर्मित वस्त्र है, और इसका भार सबसे ज़्यादा है 64.23%। प्राथमिक वस्तुएं जिसके तहत 117 वस्तुएं हैं, जैसे खाद्य वस्तुएं, सब्जियां, दूध, अनाज इत्यादि, इसका भार 22.62% है। और ईंधन एवं शक्ति है, ईंधन, शक्ति एवं विद्युत, इसमें 16 वस्तुएं हैं, जैसे एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया इत्यादि, और इनका भार कितना है 13.15% है। तो कई बार भार का क्रम आपको दिमाग में रखना है। पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि भार ज़्यादा है, किसका भार कम है, तो ये आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है, तो यह खुदरा बाजार के स्तर पर मुद्रास्फीति की गणना करता है, और इसलिए रिटेल इन्फ्लेशन बोलेगा अगर आपको न्यूज में, तो समझ लीजिएगा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में बात की जा रही है। अर्थात इसका संबंध सीधे तौर पर उपभोक्ताओं से होता है, डायरेक्ट हम जैसे, आप जैसे लोग जो खरीद रहे हैं उनसे इनका संबंध होता है। अब बात आती है कि इसको कौन जारी करता है, तो इसको सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, जिसको मोस्पी हम अक्सर बोल देते हैं, इसके तहत आता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO।
इसी सीरीज में मैंने एनएसओ के बारे में पढ़ाया है, एनएसएसओ के बारे में भी पढ़ाया है, वो आप देख सकते हैं। उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। कब जारी होता है? तो प्रत्येक माह की 12 तारीख को इसको मासिक स्तर पर जारी किया जाता है। तो देख सकते हैं कि 11 से 18 तक का हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो ये उसमें शामिल हो गया है। आधार वर्ष क्या है? इसका आधार वर्ष 2012 है। तो ये फैक्ट्स हैं, इनको दिमाग में आपको रखना है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। अब इसके तहत शामिल वस्तुओं की श्रेणी और उनको आवंटित भार क्या है? तो वर्तमान में इसके तहत 299 वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा WPI में सेवाएं नहीं हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है पहले, मैं लास्ट में एक बार कंक्लूजन में इसको बता भी दूंगा आपको, जिसमें 259 वस्तुएं हैं और 40 सेवाएं हैं। 6 श्रेणियों में इनको रखा गया है, जिनके नाम और भार क्या हैं। तो देखिए, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है ये कई तरीके से जारी किया जाता है, ग्रामीण श्रमिकों के लिए, शहरी श्रमिकों के लिए, लेकिन जो मुख्य रूप से बात होती है वो किसकी होती है? CPI ग्रामीण, CPI शहरी, और जो आप न्यूज में देखते हैं वो CPI संयुक्त होता है। संयुक्त मतलब क्या? ग्रामीण प्लस शहरी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो CPI ग्रामीण है उसमें सबसे अधिक भार खाद्य पदार्थों को है, खाद्य और पेय पदार्थों को है इतना, और सबसे कम भार आवास को है 0। CPI शहरी में सबसे अधिक भार खाद्य एवं पेय पदार्थों को है 36.2, और सबसे कम भार पान, तंबाकू, नशीली जो वस्तुएं हैं उनको है। संयुक्त पे आपको फोकस करना है, इसमें सबसे अधिक भार खाद्य तथा पेय पदार्थ को है 45.86%, और सबसे कम भार पान, तंबाकू और नशीली वस्तुओं को दिया गया है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि किसका भार ज़्यादा है, किसका भार कम है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। विगत वर्ष में प्रश्न देखें, उससे पहले थोड़ी सी बात मैं आपको और समझा लूँ, उसके बाद हम विगत वर्ष के प्रश्न देखेंगे। देखिए, क्या कुछ बातें समझनी हैं कि जो एक मिनट, जो WPI है, ये WPI हो गया थोक मूल्य सूचकांक, और ये हो गया खुदरा मूल्य सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। तो इसमें सेवाएं नहीं शामिल हैं, आपको ध्यान रखना। इसमें सेवाएं या सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है, इसमें सेवाओं को शामिल किया गया है। दूसरी बात ध्यान रखना है आपको कि जब खाद्य वस्तुओं की कीमतें प्रभावित होती हैं, खाद्य वस्तुओं की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो ये क्या होता है? कम प्रभावित होता है। लेकिन ये क्या होता है? अधिक प्रभावित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको और ध्यान रखना है, भार तो आपने देख लिया कि खाद्य वस्तुओं की भार यहाँ पर ज़्यादा है, सॉरी यहाँ पे कम है, और यहाँ पे भार इनका क्या है? ज़्यादा है। उसके बाद आपको और दिमाग में रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो टारगेट करता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहले WPI को टारगेट किया जाता था, लक्षित किया जाता था, लेकिन अब इसको लक्षित नहीं किया जाता है। उर्जित पटेल समिति 2014 में बनी थी, उर्जित पटेल समिति 2014 में बनी थी, और उसकी सिफारिशों के आधार पर WPI का लक्ष्यीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं करता है अपनी नीतियों को बनाने में, बल्कि वो किसको करता है? CPI को RBI लक्षित करता है, ध्यान रखिएगा। और क्या लक्षित करता है RBI? तो इसका टारगेट रखा गया है इष्टतम दर 4 ± 2%, अर्थात कम से कम 2, अधिक से अधिक 6%। तो ये कुछ बातें हैं, इनको आपको दिमाग में रखना है। और ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में कोई ऐसा सूचकांक नहीं है जो केवल सेवाओं को मापता है। तो कई बार ऐसी बात हो रही है कि हमको क्या करना चाहिए? सेवाओं के लिए एक अलग से सूचकांक लेके आना चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे? PPP के नाम से अक्सर बोलते हैं। तो हम वहाँ देखेंगे कि क्या है, जब कभी भविष्य में फिर इस पर बात होगी तो इसको रिपीट नहीं करेंगे। सेवाओं के लिए एक डेडिकेटेड सूचकांक लाने की बात चल रही है, लेकिन अभी तक नहीं लिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद फिर हम आज के विगत वर्ष मतलब इससे संबंधित देखेंगे। तो विगत वर्ष 2014 में प्रश्न पूछा गया है, विगत वर्ष 2020 में प्रश्न पूछा गया है लेटेस्ट। हालांकि और भी प्रश्न पूछा गया है, लेकिन मैंने एक रखा है और इसमें इन दोनों का तुलना ही किया गया है, देख सकते हैं आप।
इन दोनों की तुलनाओं को अगर जो मैंने बताया है पढ़ेंगे, सुने होंगे आप ध्यान से, तो आराम से इसको कर पाएंगे। और इससे संबंधित एक मैंने अभ्यास प्रश्न आपको दिया है, और अभ्यास प्रश्न भी मैं दोनों के तुलना पर ही दिया हूँ। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई की तुलना के आधार पर ही मैंने अभ्यास प्रश्न दिया है। इसको आप हल करने का प्रयास करिएगा। और इस तरीके से आज का जो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। और इस तरीके से आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह के भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण खबरें रहेंगी उसको लेकर हम जल्दी ही आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, राउज आईएएस के साथ जुड़े रहें। आपको यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के मानकों के अनुरूप कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।